प्यारे बच्चों, मैं सरफराज खान, प्रवक्ता भौतिक विज्ञान, SKVM इंटर कॉलेज दिलदार नगर गाजीपुर से। आज हम प्यारे बच्चों कक्षा 12 की भौतिक विज्ञान को हम पढ़ेंगे। NCERT पाठ्यक्रम के हिंदी माध्यम हम आज इसकी कक्षा में हम चर्चा करेंगे। कोविड-19 के चलते उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जो वर्चुअल क्लास चलाया जा रहा है, उसी वर्चुअल क्लास को हम लोग आगे बढ़ाते हुए प्यारे बच्चों आज हम भौतिक विज्ञान की कक्षा पे हम अगले भाग की चर्चा करेंगे। प्यारे बच्चों, जैसा कि पिछले दिनों में हमने पढ़ाया था प्रकाश के बारे में, आज प्यारे बच्चों उसी से आगे हम लोग बढ़ करके स्टडी करने जा रहे हैं। आज का जो हमारा कंटेंट होगा प्यारे बच्चों, आप देख सकते हैं, पहला हमारा जो आज का कंटेंट है वो रेखीय आवर्धन है। दूसरा जो आज का हमारा कंटेंट है अपवर्तन है। तीसरा आज का जो हमारा कंटेंट है अपवर्तन के नियम है। चौथा हमारा आज का कंटेंट है प्रकाश किरणों की उत्क्रमणीयता है। पांचवा हमारा कंटेंट है क्रांतिक कोण है। छठवां कंटेंट है अपवर्तनांक तथा क्रांतिक कोण में रिलेशन है, संबंध है। सातवां हमारा कंटेंट है पूर्ण आंतरिक परावर्तन है। आठवां हमारा कंटेंट है गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र या लेंस पर के लिए हम सूत्र पढ़ेंगे, अपवर्तन का सूत्र पढ़ेंगे। प्यारे बच्चों, सबसे पहले आज हम चर्चा करते हैं। आज की कक्षा में हम हाईलाइट इसका देखते हैं कि क्या है। सबसे पहले हम रेखीय आवर्धन को जानेंगे कि रेखीय आवर्धन क्या होता है। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप पिछली कक्षाओं में आपने पढ़ा था आवर्धन के बारे में कि रेखीय आवर्धन क्या होता है, तो रेखीय आवर्धन जो होता है वो प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई का क्या होता है, अनुपात होता है। रेखीय जो आवर्धन होता है वो प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई का क्या होता है, अनुपात होता है। और रेखीय आवर्धन को हम लोग स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं। तो रेखीय आवर्धन स्मॉल m = I/O होता है या -V/U होता है। प्यारे बच्चों, हम लोग इसके लिए फार्मूला भी ड्राइव करेंगे। अभी आपको केवल हाईलाइट हम बता रहे हैं कि रेखीय आवर्धन होता क्या है। प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई का जो अनुपात होता है उसको हम रेखीय आवर्धन कहते हैं। स्मॉल m = I/O होता है या इसको हम -V/U भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आगे हम ड्राइव करके आपको दिखाएंगे कि किस प्रकार जो है m = I/O भी होता है और -V/U भी होता है। अब प्यारे बच्चों, आज हम अब दूसरे कंटेंट की चर्चा हाईलाइट करेंगे। अपवर्तन क्या होता है। जब कोई प्रकाश एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाता है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाता है। इस घटना को प्रकाश का हम अपवर्तन कहते हैं। प्यारे बच्चों, अपवर्तन सुनिए क्या होता है। रिफ्रैक्शन किसको कहते हैं, जब कोई प्रकाश एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाता है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाता है। इस घटना को हम प्रकाश का क्या कहते हैं, अपवर्तन कहते हैं। अब प्यारे बच्चों, तीसरा आज का हमारा कंटेंट है अपवर्तन का नियम। आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब, ये तीनों जो है एक ही तल में होते हैं। अभी हम चित्र के माध्यम से विस्तार से इसके बारे में चर्चा करेंगे। दूसरा नियम होता है कि किसी निश्चित रंग के प्रकाश की तरंग दैर्ध्य के लिए आपतन कोण की ज्या अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है। इस नियतांक को एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं या इस नियम को स्नेल का नियम भी कहते हैं। तो हम sin I/sin R लिख सकते हैं 1n2 या n2/n1 या कांस्टेंट लिख सकते हैं इसको। प्यारे बच्चों, अब जो है हम प्रकाश की उत्क्रमणीयता का हम अध्ययन करेंगे कि प्रकाश किरणों की उत्क्रमणीयता क्या होता है। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो स्नेल के नियमानुसार अगर पहले माध्यम को 1 माने और दूसरे माध्यम को 2 माने तो sin I/sin R = 1n2 होता है।
प्रकाश में उत्क्रमणीयता होता है, अगर इसको उल्टा कर दें तो 2n1 इक्वल टू साइन आर अपॉन साइन आई हो जाएगा। यह समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। दोनों समीकरणों को आपस में हम गुणा कर दें तो एक रिलेशन बनता है 1n2 इक्वल टू 1/2n1, यानी एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम के अपवर्तनांक के क्या होता है, बराबर होता है। आगे प्यारे बच्चों हम जो है इसको भी विस्तार से हम देखेंगे और समझेंगे। अगला हमारा कंटेंट है क्रांतिक कोण। जब कोई प्रकाश यदि सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है तो हम देखते हैं कि अपवर्तन कोण का मान आपतन कोण से बड़ा होता है। जैसे जैसे आपतन कोण के मान को हम बढ़ाते जाते हैं तो देखते हैं कि अपवर्तन कोण आर का मान बढ़ता जाता है। एक विशेष आपतन कोण पर अपवर्तन कोण का मान 90 अंश हो जाता है, तो उस आपतन कोण को हम क्रांतिक कोण कहते हैं, जिसे हम सी से प्रदर्शित करते हैं। प्यारे बच्चों अब जो है रिलेशन होता है कि क्रांतिक कोण जो है, क्रांतिक कोण को हम लोग सी से प्रदर्शित करते हैं, तो 1n2 इक्वल टू 1/sin सी या 1n2 इक्वल टू कोसेक सी होता है। इसको भी हम देखेंगे और ड्राइव करेंगे, विस्तार से पढ़ेंगे। आगे हम अगला हमारा कंटेंट है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है, हम जब प्रकाश की किरण को सघन से विरल माध्यम में ले जाते हैं और आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से भी ज्यादा हम बढ़ाते हैं तो देखते हैं कि वो प्रकाश की किरण अपवर्तित नहीं होती बल्कि उसी माध्यम में क्या हो जाती है, परावर्तित हो जाती है। इस घटना को हम पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। प्यारे बच्चों अगला जो हमारा कंटेंट है, लास्ट कंटेंट है, वो है गोलीय पृष्ठ पर प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है, गोलीय पृष्ठ पर हमने पीछे पढ़ा था कि गोलीय पृष्ठ दो तरह का होता है, अवतल या उत्तल। आपके सिलेबस में कोई गोलीय पृष्ठ हो सकता है, उत्तल भी हो सकता है, अवतल भी हो सकता है। जिसके लिए अपवर्तन के लिए सूत्र हम ड्राइव करेंगे, एक ही सूत्र होता है n/v माइनस 1/u बराबर n-1/R होता है। तो आज के हमारे इस कंटेंट के हिसाब से इन चीजों का हम विस्तृत अध्ययन करेंगे। यह हमारा हाईलाइट था। अब हम एक एक करके आपको बताते जाते हैं, फार्मूला का ड्राइव कराते जाते हैं ऑन द ब्लैकबोर्ड। आगे देखें प्यारे बच्चों, हम पहले कंटेंट रेखीय आवर्धन का विस्तार पूर्वक चर्चा करने जा रहे हैं। रेखीय आवर्धन को लीनियर मैग्निफिकेशंस कहते हैं। प्यारे बच्चों इसमें हमने एक अवतल दर्पण को ले लिया है। हम दर्पण की आवर्धन क्षमता के लिए व्यंजक स्थापित करने जा रहे हैं। नोटिस करिएगा प्यारे बच्चों क्या कहा जा रहा है, दर्पण की आवर्धन क्षमता के लिए हम जो है व्यंजक स्थापित करने जा रहे हैं। तो हमने एक अवतल दर्पण ले लिया। इस अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष पर एक वस्तु OO' रखी गई है, जिसका प्रतिबिंब जो है उल्टा II' पर बनता है। आप जानते हैं वस्तु से लेकर के ध्रुव तक की दूरी u होती है और प्रतिबिंब से लेकर के ध्रुव तक की दूरी क्या होती है, v होती है। इसमें आप देखेंगे प्यारे बच्चों, हमने दो त्रिभुज को लिया है। ये हमने प्रतिबिंब बनने के लिए प्रकाश की किरणों को लिया है, जैसा कि पीछे हमने समझाया था दर्पण में, ठीक वही फिगर है। और इसमें एक और किरण ले लिया गया है OP को, जो परावर्तित होने के पास I' से होकर के जाएगी, जहां प्रतिबिंब हमारा बन रहा है। अब इसमें दो त्रिभुज हम देखें तो OO'C आप चित्र में देख सकते हैं। OO'P को हम ले रहे हैं, ये एक है। आप ये देखिए बड़ा वाला त्रिभुज आपको दिखेगा OO'P, यह एक समकोण त्रिभुज है। दूसरा है II'P, दूसरा देखिए यहाँ है, आप गौर से देखेंगे II'P दूसरा समकोण त्रिभुज ये है। दोनों समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज के दो अगर समकोण त्रिभुज हैं तो इन दोनों समकोणिक है। अगर समकोणिक है तो इनकी भुजाएं समानुपातिक होंगी, यानी जो इस त्रिभुज में जो भुजा का अनुपात लेंगे वही अनुपात उस त्रिभुज में भी भुजा का अनुपात लेंगे। जैसे देखिए पहला है OO'P है, तो इसमें हमने लंब को ले लिया OO' और आधार को ले लिया है PO। उसी तरह से जो छोटा वाला त्रिभुज II'P है, इसमें लंब को हमने ले लिया II' और आधार को देखिए ले लिया PI। इस समकोण त्रिभुज में लंब और आधार को हमने लिया और इसमें भी लंब और आधार को लिया। जब समकोणिक दो त्रिभुजें होती हैं तो इनकी भुजाएं समानुपातिक होती हैं, इसलिए हमने इनको समानुपात में ले लिया। अब जो है हम इसको तिर्यक गुणा कर दें तो II' बटा के OO' लिख सकते हैं। इधर ये PI ऊपर चला जाएगा, PI बटा के PO हो जाएगा। अब अगर हम मान लें जो देख रहे हैं जो वस्तु है OO' वो X अक्ष के ऊपर है, यानी Y अक्ष के धन दिशा में है,
इसलिए आई आई डैश, अगर इसको हम आई मान लें तो ये धनात्मक होगा। अरे आई सॉरी ओ डैश हम ले लें तो ये आपका क्या होगा, धनात्मक होगा। हम देख सकते हैं ओ डैश आपका क्या है, चिन्ह के साथ हम ले रहे हैं। तो जो ओ डैश आप देख रहे हैं उसको हम मान लिए कि वस्तु की लंबाई ओ है, जो आई आई डैश है प्रतिबिंब की लंबाई आई है, जो पीओ है वस्तु से ध्रुव की दूरी जो है यू है, बाएं तरफ है माइनस यू, और भी जो है बाएं तरफ है माइनस बी। अब चिन्ह के साथ लेते हैं, ओ डैश देखिए ऊपर है तो ये धनात्मक होगा, ठीक है। तो हम ओ को धनात्मक लेंगे और आई देखिए नीचे है तो ऋणात्मक होगा। नीचे की दिशा में वाई एच की ऋण दिशा में है, ये ऋणात्मक, और ये वाई एच की धन दिशा में है इसलिए धनात्मक। और ये देखिए दोनों बाई तरफ है, वस्तु भी दर्पण के बाई तरफ है और प्रतिबिंब भी दर्पण के बाई तरफ है, तो पी आई और पीओ का मान भी ऋणात्मक होगा, ऋण से ऋण कट जाएगा, इस माइनस इधर कर देंगे तो हम देखते हैं कि आवर्धन क्षमता एम बराबर आई बटा ओ बराबर माइनस भी बटा यू की क्या हो जाती है, उत्पत्ति हो जाती है। तो प्यारे बच्चों आप स्क्रीनशॉट चाहें तो ले सकते हैं। अब आगे प्यारे बच्चों, अभी तक हम जितना पढ़ रहे थे वो प्रकाश के परावर्तन के बारे में हम पढ़ रहे थे। अब यहां से हम अगला हमारा जो कंटेंट है वो प्रकाश का अपवर्तन है। अपवर्तन जो है प्रकाश की एक घटना। प्यारे बच्चों हम समझेंगे कि अपवर्तन क्या है, प्रकाश की एक घटना है। जैसे परावर्तन एक प्रकाश की घटना है, ठीक उसी प्रकार अपवर्तन भी प्रकाश की एक घटना है। देखते हैं हम कि जब कोई प्रकाश एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाता है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाता है, या तो अभिलंब की ओर झुक जाता है या तो अभिलंब की ओर अभिलंब से दूर हट जाता है। इसको चित्र के माध्यम से प्यारे बच्चों हम समझने का प्रयास करेंगे। ये एक पृष्ठ है, इस पृष्ठ के ऊपर एक पारदर्शी माध्यम वायु है और इस पृष्ठ के नीचे एक माध्यम क्या है, कांच है। वायु को माध्यम एक मान लें या ए से इसको भी नोट करते हैं, हम कांच को माध्यम दो मान लें, जी से व्यक्त करते हैं, वायु को विरल कहते हैं और कांच को हम क्या कहते हैं, सघन कहते हैं। तो प्यारे बच्चों यहां देखेंगे एक प्रकाश जो आपतित हो रही है, जैसा कि शुरू से आप पढ़ते आ रहे हैं पिछली कक्षाओं में कि प्रकाश एक सरल रेखा में चलता है, तो निश्चित तौर पर प्रकाश को ऐसे सीधा चले जाना चाहिए था अगर सरल रेखा में प्रकाश चलता है तो। लेकिन यह देखा गया कि जब प्रकाश एक पारदर्शी माध्यम जैसे वायु से दूसरे पारदर्शी माध्यम कांच में प्रवेश करता है तो वह अभिलंब की ओर क्या होता है, झुक जाता है। इस घटना को ही प्रकाश का हम क्या करते हैं, अपवर्तन कहते हैं प्यारे बच्चों। तो आप समझेंगे कि जब कोई प्रकाश एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करता है जैसे वायु से कांच में, तो वो अभिलंब की तरफ क्या होता है, झुक जाता है। या उल्टा कर दिया इसी का, कांच से अगर वायु में जाता है तो वो अभिलंब से क्या हो जाएगा, दूर हट जाएगा प्यारे बच्चों। तो आप समझ चुके होंगे कि अपवर्तन किसको कहते हैं। चित्र के माध्यम से भी आप देख चुके होंगे कि अपवर्तन क्या होता है। जब कोई प्रकाश एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाता है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाता है। वह अभिलंब की ओर झुक भी सकता है और अभिलंब से दूर भी हट सकता है। जैसे जब वायु से वो कांच में जाएगा तो अभिलंब की तरफ झुक जाता है। इसका रिवर्स कर दीजिए, कांच से अगर वायु में जाएगा तो वो अभिलंब से दूर हट जाता है। इसको हम कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन प्यारे बच्चों। यह एक प्रकाश की क्या है, घटना है। अब आगे हम अपवर्तन का नियम पढ़ेंगे कि प्रकाश के अपवर्तन का नियम क्या होता है। तो प्रकाश के अपवर्तन का नियम है, हम यहाँ गौर से देखेंगे कि जो प्रकाश किरण इस पृष्ठ पर गिर रही है इसको आपतित कहते हैं। ये अभिलंब की तरफ झुक जा रही है इसलिए इसको अपवर्तित किरण कहते हैं। इस कोण को आपतन कोण कहते हैं, इस कोण को अब अपवर्तन कोण कहते हैं। यह बिंदु आपतन बिंदु कहलाता है, यह क्या है, अभिलंब है। तो प्यारे बच्चों इस चित्र से आप समझ रहे होंगे तो अपवर्तन के दो नियम होते हैं। पहला नियम, आपतित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब और अपवर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा होता है किसी निश्चित रंग के प्रकाश की तरंग दैर्ध्य के लिए आपतन कोण की ज्या अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है। ज्या का अभिप्राय साइन होता है प्यारे बच्चों, ज्या का अभिप्राय साइन होता है। तो दूसरा नियम है अपवर्तन का
कि किसी निश्चित रंग के प्रकाश की तरंग दैर्ध्य के लिए आपतन कोण की जो ज्या होती है वो आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या, इन दोनों का अनुपात एक क्या होता है, नियतांक होता है प्यारे बच्चों। अर्थात हम लिख सकते हैं साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू नियतांक। आगे चल करके स्नेल ने जब अध्ययन किया तो कहा कि साइन आई बटा के साइन आर का अनुपात जो एक नियतांक है, इसको एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं प्यारे बच्चों। देखिए, एक माध्यम वायु है और दूसरा माध्यम कांच है, तो इसको एक माध्यम के सापेक्ष इस नियतांक को दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। यहां नोटिस आप करेंगे, स्नेल ने बताया कि साइन आई अपान साइन आर इक्वल टू जो नियतांक है, यह नियतांक एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक होता है, जिसे 1n2 से व्यक्त करते हैं या n2 बटा n1 से व्यक्त करते हैं या सिर्फ n से भी व्यक्त करते हैं। पुरानी किताबों में प्यारे बच्चों n मिलेगा अपवर्तनांक के, लेटेस्ट बुकों में जो है आपको 1n2 मिलेगा या n2 बटा के n1 मिलेगा। ठीक है, अब जो है आगे चल करके हम इसमें प्रकाश की ये जो दूसरा नियम है वो स्नेल का नियम कहलाया। आगे चल करके हम देखते हैं, हमको स्नेल का नियम प्राप्त हुआ साइन आई अपान साइन आर इक्वल टू नियतांक या साइन आई अपान साइन आर इक्वल टू 1n2। अब हम यहाँ प्रकाश की उत्क्रमणीयता को लेते हैं, तो जब प्रकाश की उत्क्रमणीयता को करते हैं, प्रकाश को जब उल्टा करते हैं ठीक उसी प्रकार, तो हम देखते हैं कि फार्मूला भी हमारा उलट जाएगा। जो साइन आई अपान साइन आर था वो साइन आर अपान साइन आई हो जाएगा, जो 1n2 था वो 2n1 हो जाएगा। तो प्रकाश की उत्क्रमणीयता से साइन आर अपान साइन आई इक्वल टू 2n1 हो जाएगा। इन दोनों समीकरणों को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ देखें, समीकरण 1 में समीकरण 2 का हम गुणा कर रहे हैं, साइन आई अपान साइन आर गुणे साइन आर अपान साइन आई इक्वल टू 1n2 गुणे 2n1। तो साइन आई से साइन आई कैंसिल हो जाता है, साइन आर से साइन आर कैंसिल हो जाता है, बच जाता है आपका 1n2 गुणे 2n1 इक्वल टू 1 बन जाता है। या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 1n2 इक्वल टू 1 बटा के 2n1। ये संबंध हमको बताता है 1n2 एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम के अपवर्तनांक का व्युत्क्रम होता है। दोनों में एक उल्टा का संबंध होता है, व्युत्क्रमानुपाती का संबंध होता है। एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम के अपवर्तनांक का क्या होता है, व्युत्क्रम होता है। इस संबंध से हमको ये पता चला। साथ ही साथ अगर हम ये कहते हैं कि जो माध्यम 1 है वो वायु है, तो यहाँ ए लिख सकते हैं। अगर माध्यम 2 को कहे कांच है, तो यहाँ हम क्या लिख सकते हैं, जी लिख सकते हैं। तो हम इस प्रकार लिख सकते हैं ANG बटा के GNA। इसको क्या पढ़ेंगे प्यारे बच्चों, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। इसको क्या पढ़ेंगे, कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक। ठीक है, 1n2 है तो पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, 2n1 लिखा है तो दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम का अपवर्तनांक, ANG लिखा है तो वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। ठीक है प्यारे बच्चों, यहाँ एक चीज, अब हम 2 माध्यम के बजाय इसी प्रकार 3 माध्यम ले लेते हैं। जैसे देखिए, हमने पहला माध्यम वायु लिया था, दूसरा माध्यम कांच लिया था। अब हम 3 माध्यम ले लेते हैं, पहला वायु, दूसरा जल और तीसरा कांच ले लेते हैं। तब देखते हैं क्या होता है। जब 2 माध्यम था तो हमको रिलेशन मिला 1n2 गुणे 2n1 बराबर 1। तो इसी प्रकार जब 3 माध्यम होगा तो 1n2 गुणे 2n3 गुणे 3n1 इक्वल टू 1 हो जाएगा प्यारे बच्चों। इसको 2n3 बराबर लिखेंगे तो 1 बटा के 1n2 गुणे 3n1 हो जाएगा। 3n1 को ऊपर ले जाना चाहें तो हम 1n3 लिख सकते हैं, क्योंकि अभी हमने पढ़ा है कि 1 बटा के 1n2 इक्वल टू 2n1 के बराबर होता है, या 1n2 बराबर 1 बटा के 2n1 के बराबर होता है। तो ये 1 बटा के 3n1 है, इसको 1n3 लिख सकते हैं। तो 2n3 बराबर हो जाएगा 1n3 बटा के 1n2। अब प्यारे बच्चों, इसको इस प्रकार भी हम लिख सकते हैं, जैसे हमने पहले माध्यम को वायु कहा तो ए हो जाएगा, दूसरे माध्यम को जल कहा तो डब्ल्यू हो जाएगा यानी वाटर, तीसरे माध्यम को हमने कांच कहा तो जी हो जाएगा। तो यहाँ रखेंगे तो 2 की जगह पर डब्ल्यू, 3 की जगह पर जी, तो WNG बराबर ऊपर देखिए 1 की जगह पर ए और 3 की जगह पर जी, WNG बराबर ANG बटा के ANW होता है। अब प्यारे बच्चों, कभी कभी आपको कठिनाइयां क्वेश्चन में होती हैं। जैसे क्वेश्चन में हमेशा कहता है कांच का अपवर्तनांक, तो कांच कहाँ है, वायु में है, तो कहता है कांच का अपवर्तनांक, लेकिन हमको क्या लिखना पड़ेगा ANG यानी वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। कहता है जल का अपवर्तनांक,
तो हम कहेंगे वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक। हमेशा अपवर्तनांक जो होता है वो जल के सापेक्ष होता है। अब एक चीज और यहां हम क्लियर स्पष्ट कर दें, अगर कोई कांच का ग्लास है हमारे पास, अगर कोई कांच का लेंस है बना हुआ, अगर वो वायु में है तो हम उसको क्या कहेंगे, ANG। लेकिन उसी को उठाकर ले जाके जल में कांच को होकर लेके चले जाए, अब वहां माध्यम जल है तो वहां WNG हो जाएगा। प्यारे बच्चों ध्यान से आप हमारी बात को नोटिस करिएगा। अगर कांच वायु में है तो वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक है, उसको ANG से प्रदर्शित करते हैं। उसी कांच को अगर जल के भीतर लेके चले जाएं तो अब वो जल के सापेक्ष हो गया, तो हम उसको कहते हैं जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक WNG हो जाएगा। तो जब ANG आप देख सकते हैं ANG बराबर 1/GNA होता है, लेकिन WNG बराबर ANG बटा के ANW होता है। अक्सर एक नंबर के सवाल आते हैं, ANG का मान ANW का मान दिया रहता है और आपसे WNG का मान पूछता है। तो इस प्रकार आप हम उम्मीद करते हैं कि आप इन सवालों को लगा दे सकते हैं। इस प्रकार आगे प्यारे बच्चों अगला जो हमारा कंटेंट है वो क्रांतिक कोण क्रिटिकल एंगल और पूर्ण आंतरिक परावर्तन है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है। प्यारे बच्चों हम सबसे पहले क्रांतिक कोण को समझते हैं, क्रिटिकल एंगल क्या होता है चित्र के माध्यम से। प्यारे बच्चों जब कोई प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है तो हम यह देखते हैं कि जो प्रकाश की किरण है वो अभिलंब से दूर हटती जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि अपवर्तन कोण का मान आपतन कोण से सदैव क्या होता है, बड़ा होता है। जैसे जैसे आपतन कोण का मान हम बढ़ाते जाते हैं, हम देखते हैं अपवर्तन कोण R का मान भी क्या होता है, बढ़ता जाता है। प्यारे बच्चों देखें, आपतन कोण का मान बार बार हम बढ़ा रहे हैं तो हम देखते हैं अपवर्तन कोण का मान भी क्या होता है, बढ़ता जाता है। किसी आपतन कोण पर अपवर्तन कोण का मान 90 अंश हो जाता है तो उस आपतन कोण को क्रांतिक कोण कहते हैं, जिसे C से प्रदर्शित करते हैं। यहाँ देखिए प्यारे बच्चों हमने यह दिखाया है कि जब क्रांतिक कोण आपतन कोण क्रांतिक कोण हो जाएगा तो 90 अंश के कोण पर जो है यह अपवर्तित हो जाएगी। तो प्यारे बच्चे फिर से सुनेंगे, जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो वो अभिलंब से दूर हटती है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि अपवर्तन कोण का मान आपतन कोण से क्या होता है, बड़ा होता है। जैसे जैसे हम आपतन कोण का मान हम बढ़ाते जाते हैं वैसे वैसे अपवर्तन कोण का मान देखिए क्या होता है, बढ़ता जाता है। आपतन कोण के किसी मान पर अपवर्तन कोण का मान 90 अंश हो जाता है तो उस आपतन कोण को क्रांतिक कोण कहते हैं, उसको C से प्रदर्शित करते हैं। अर्थात वही आपतन कोण अब C हो जाएगा और अपवर्तन कोण क्या हो जाएगा, 90 अंश होता है। इन दोनों मानों को अगर हम स्नेल के नियम में रखते हैं तो हमको अपवर्तनांक और क्रांतिक कोण में संबंध स्थापित हो जाता है। तो प्यारे बच्चों देखो sin I अपान sin R इक्वल टू 1n2 होगा और I के जगह पर हम रखेंगे क्रांतिक कोण, जब अप्लाई करेंगे तो sin CI की जगह पर और R की जगह पर 90 अंश हो जाएगा, इक्वल टू जो है हमारा यहाँ 2n1 होगा। प्यारे बच्चों क्यों 2n1 होगा, क्योंकि हम सघन माध्यम से किस में जा रहे हैं, विरल माध्यम में। हमने कहा था पहले ही हमने आपको बताया था कि विरल को 1 से और सघन को हमने 2 से रिप्रेजेंट किया है। तो सघन से विरल में जा रहा है तो 2n1 हो जाएगा। sin 90 का मान 1 होता है तो 2n1 बराबर आपका प्राप्त हो जाएगा sin C। प्यारे बच्चों या इसी को 1/1n2 लिख सकते हैं बराबर sin C हो जाएगा, या 1n2 बराबर cosec C हो जाएगा। इस प्रकार प्यारे बच्चों हम देखेंगे हमारा फार्मूला होता है कि 1/1n2 बराबर sin C, या हम 1n2 बराबर 1 sin C भी कह सकते हैं, या 1n2 बराबर cosec C भी कह सकते हैं। अब अगला कंटेंट हमारा प्यारे बच्चों है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अब हम आपतन कोण का मान, प्यारे बच्चों यहाँ देखें, इसी आपतन कोण C का मान जो है, आपतन कोण का जो है, हम आपतन कोण का मान, इसको हम जानते हैं आपतन कोण कहते हैं। इस आपतन कोण का मान हम क्रांतिक कोण से और थोड़ा अधिक बढ़ाएं, इस आपतन कोण का मान इस क्रांतिक कोण से थोड़ा सा और अधिक बढ़ाएं तो प्रकाश जो है विरल माध्यम में बिल्कुल नहीं जाती, बल्कि सघन माध्यम में ही क्या हो जाती है, परावर्तित हो जाती है। इस घटना को प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। फिर से देखिए प्यारे बच्चों, पूर्ण आंतरिक परावर्तन को हम क्या समझा रहे हैं, आपतन कोण को क्रांतिक कोण से थोड़ा सा और बढ़ाया जाए तो हम देखते हैं कि प्रकाश की किरण विरल माध्यम में बिल्कुल नहीं जाती है, वो सघन माध्यम में ही क्या हो जाती है, देखिए परावर्तित हो जाती है।
इस घटना को प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। तो आप प्यारे बच्चे समझे होंगे कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है। इसके लिए जल्दी से एक एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं फटाफट। हम जो है रेगिस्तान में मरीचिका, अक्सर ये क्लास 9th में भी आप पिछली कक्षाओं में पढ़े होंगे, अगर पढ़ाया गया होगा तो, नहीं तो यहाँ पढ़ें। इंटरमीडिएट में अगर आप पढ़ रहे हैं तो सब आपको शुरू से ही पढ़ाया जा रहा है। रेगिस्तान में मरीचिका, इसका क्या अभिप्राय है। कभी कभी क्या होता है कि रेगिस्तान में दूर से हम देखते हैं तो हमको पेड़ जो है उल्टा दिखाई देने लगता है। इसका कारण क्या है प्यारे बच्चों, तो हम समझेंगे कि इसका कारण पूर्ण आंतरिक परावर्तन है। होता क्या है कि प्राय धूप से जो है, गर्मी से जो है, जो जमीन जो है, जो रेगिस्तान की जो जमीन है वो गर्म हो जाती है। और चूंकि रेत के वो संपर्क में आती है, रेत अधिक गर्म होता है, तो जो वायु है, जो रेत के संपर्क में वायु होती है वो सबसे अधिक गर्म होती है। उससे ऊपर जो वायु है उससे कम गर्म होती है, उससे ऊपर जो वायु है उससे कम गर्म होती है। इसका मतलब आप देख सकते हैं कि नीचे जो है विरल होता है ऊपर के कंपैरिजन में। तो नीचे विरल हो गया ऊपर के कंपैरिजन में, तो जब कोई प्रकाश हम देखते हैं सघन से विरल में जब प्रवेश करती है तो वहां वो क्या होगी, अपवर्तित होगी। ठीक है। अब अपवर्तित होने के कारण जो है वो हम देखेंगे बार बार अपवर्तित होते होते उसका जो है पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाएगा, जिससे हमको वो उल्टी दिखाई पड़ती है और हमको भ्रम हो जाता है दूर से कि वो उल्टी है, जबकि उल्टी नहीं, वो सीधी है। वो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण हमको ऐसा आभास होता है। ठीक है प्यारे बच्चों, अब हम अगली कक्षा में पुनः मिलते हैं भौतिक विज्ञान की। आपको वीडियो कैसा लगा आज का, आप YouTube के कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर लिखें, और हम इससे भी अच्छा अगली कक्षा में आपको जो है वीडियो बनाने का प्रयास करेंगे। अभी तो हम लोगों की शुरुआत है वर्चुअल क्लास पर। आगे आप देखिए वर्चुअल क्लास पर हम लोग कैसे कैसे वीडियो बनाते हैं, आपके लिए लाभकारी होगा और यूपी बोर्ड की परीक्षा आप बहुत बेहतरीन ढंग से दे पाएंगे, क्योंकि अब यहाँ पर ऑप्शन है हमारे लेक्चर को आप बार बार सुन सकते हैं, और क्लास में एक बार सुनते हैं यहाँ पे बार बार सुन सकते हैं। तो इससे आपको बेनिफिट मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए फिर मिलते हैं अगली कक्षा में।